स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं और इसमें हम जो न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 11 है, 12 है और 13 है। और स्टूडेंट्स, ये तीनों ही न्यूमेरिकल पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी देख लीजिए कि कौन से न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बेस पर देखें तो मैं कहूँगा इसके अंदर 12 न्यूमेरिकल ज़्यादा है, मतलब हाई प्रायोरिटी के ऊपर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 11 है और उसके बाद फिर 13 है। मतलब जो ज़्यादा देखा गया है न्यूमेरिकल पेपर्स में वो न्यूमेरिकल नंबर 12 है और फिर 11 को देखा गया और फिर 13 को देखा गया है। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11, बुक का पेज नंबर 95 है। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11 मौजूद है। केयरफुली रीड करते हैं इसको पहले। इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 100 grams बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kilogram गन with a speed of 1000 meter per second. What is the speed of recoil of the gun? स्टूडेंट, दोबारा रीड करता हूं। बहुत आसान सा एक सिचुएशन है। एक बुलेट है जिसका मास कितना है? जिसका मास हमें दिया गया है 100 ग्राम्स। बोले इसको फायर किया गया किससे? 10 किलोग्राम गन से। तो स्टूडेंट, आप इन दोनों में से क्योंकि दो मास हैं, एक बुलेट का और एक गन का, तो आप स्टैंडर्ड कोई भी सिंबल बना सकते हैं या नोटेशन बना सकते हैं जिससे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें। जैसे बुलेट के मास के लिए 1 कह दीजिए, गन के मास के लिए 2, या बुलेट की कोई भी चीज आएगी तो उसके लिए 1 यूज करें और गन के लिए क्या यूज करें? 2 यूज करें। फिर बोल रहे हैं स्टूडेंट, इसको फायर किया गया तो कितनी स्पीड से बुलेट जो है आगे बढ़ी? 1000 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब ये रिकॉइल स्पीड क्या होती है? तो स्टूडेंट, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि जब बुलेट फायर की जाती है तो फायर करने के बाद बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और जो आदमी या जो शख्स उस गन को पकड़ा होता है उसको एक झटका बैकवर्ड महसूस होता है। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक वीडियो है, मैं वो आपको दिखाता हूं। आप पहले गौर से उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो मैंने कहा कि जब फायर होगा तो बुलेट आगे जाएगी और गन का आएगी पीछे की तरफ आएगी। तो स्टूडेंट ने देखा कि एक आदमी जो है वो फायर कर रहा था और इस कार्टून के अंदर आपको ये दिखाया कि जब फायर करता है तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, जो एक्शन होता है, और रिएक्शन के तौर पर, ठीक है, वो आदमी कहाँ गिरता है? पीछे। क्यों गिरता है? क्योंकि रिएक्शन गन में उसको महसूस होता है। तो स्टूडेंट, ये जो बैकवर्ड आया ये क्या था? ये रिकॉइल होना था और इसी की वेलोसिटी पूछी जा रही है आपसे। तो डेटा बनाते हैं। स्टूडेंट, डेटा में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आप यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट 1 फॉर बुलेट और 2 किसके लिए करेंगे? गन। मतलब बुलेट की कोई भी चीज आ जाए आप उसके नीचे क्या प्लेस करेंगे? 1 प्लेस करेंगे। और गन की कोई भी चीज आएगी, वो वेलोसिटी हो, मास हो, ईच एंड एवरीथिंग, उसके नीचे क्या प्लेस करेंगे? 2 प्लेस करेंगे। जैसे मास दिया बुलेट का तो मैंने इसको कह दिया M1 100 ग्राम,
स्टूडेंट किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से मैंने क्या करवा दिया, इसको डिवाइड, तो जो वैल्यू निकली हमारे पास 0.1 kg के बराबर। गन का मास 10 kg था, इसके लिए मैंने 2 प्लेस करा, और क्योंकि गन और बुलेट दोनों ठीक है फायरिंग से पहले रुकी हुई है, तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की u1 0 और गन की भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह फायरिंग के बाद क्योंकि वेलोसिटी फाइनल v होती है, बुलेट की 1 सिंबल यूज की हमने बुलेट के लिए, जहां बुलेट की बात आएगी 1, उसकी वेलोसिटी कितनी है 1000 मीटर पर सेकेंड, और गन की हमें रिकॉइल स्प्लिट जो पूछी गई है, तो V2 के आगे मैंने क्या मार्क किया, क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट हो सकता है आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा डेटा क्यों बनाया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा डेटा क्यों बनाया। तो स्टूडेंट बहुत सीधा सा इसका आंसर है, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो आपने पढ़ा था बुलेट के बारे में, बॉल्स के बारे में, स्फीयर्स के बारे में, कि स्फीयर मूव करते हैं, टकराते हैं, और कोलिजन से पहले एक मोमेंटम होता है, कोलिजन के बाद एक मोमेंटम होता है। यहाँ कोलिजन तो हुआ ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, यहाँ कोलिजन नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मोमेंटम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ कोलिजन के लिए तो ये गलत है। मोमेंटम दरअसल कहीं पर भी हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो यहां पर इनिशियल कंडीशन जो होगी वो होगी बिफोर फायरिंग, और जो फाइनल कंडीशन होगी वो आफ्टर फायरिंग। तो फायरिंग से पहले स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, ठीक है, 0 है, क्योंकि ना बुलेट मूव कर रही है ना गन मूव कर रही है। और फाइनल जो है वो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बुलेट की 100 और गन की कितनी है, गन की कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर दी मैंने, मास था बुलेट का 0.1, वेलोसिटी थी फाइनल 1000, गन का मास 10, v2 कैलकुलेट करना था, फिर मास 0.1, u1 वेलोसिटी 0, मास 10 और u2 वेलोसिटी 0। स्टूडेंट राइट में ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 100 देगा, इन दोनों का 0 का सम क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 0 के इक्वल आएगा, और ये 100 में राइट पे ले जाके मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट्स 10 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, यहां पर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, v2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड्स के इक्वल आया, मतलब रिकॉइल, और ये माइनस साइन शो कर रहा है, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की वो अपोजिट होगी, मतलब ये रिएक्शन को शो कर रहा है। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, और ये आपने मैट्रिक क्लास में भी स्टूडेंट्स किया होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो न्यूमेरिकल नंबर 12 है, वो पेज नंबर ये भी आपका उसी पेज पर है जिस पेज पर न्यूमेरिकल नंबर 11 है। स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को मैं केयरफुली रीड करते हैं, मिलता जुलता है पुराने न्यूमेरिकल से। कहा जा रहा है 50 ग्राम्स बुलेट इज फायर्ड, एक 50 ग्राम बुलेट है जिसको फायर किया गया इनटू अ 10 kg ब्लॉक। तो स्टूडेंट अब फिर दोबारा बुलेट के लिए जो सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे वो 1 करेंगे, और अब बुलेट की गन की जगह क्या बोला है, ब्लॉक बोला है, उसकी जगह जो सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, 2। और ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से परफॉर्म होगा। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, भाई दैट इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग कॉर्ड, जिस ब्लॉक को सस्पेंड किया गया लॉन्ग कॉर्ड से, एक लंबी रस्सी से, सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, कि ये पेंडुलम की तरह स्विंग कर सकता है। फिर वही ऑफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, ब्लॉक क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ, मतलब अपनी जगह से हटा। कब हटा, जब बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई,
दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया कितना, 10 सेंटीमीटर। फिर बोले व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। ये इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस को समझना। तो ये क्वेश्चन है, आगे डायग्राम देखते हैं इसकी स्टूडेंट। डेटा बना लेते हैं और डेटा के बाद डायग्राम भी होगी इसमें। इसमें भी वही बात लिखी गई है। नोट करें कि बुलेट के लिए 1 और ब्लॉक के लिए सिंबल का यूज करेंगे 2। तो बुलेट का मास 50 था, डिवाइड करा 1000 से 0.05 kg, और ब्लॉक का मास 10 था। U1 कैलकुलेट करनी है। क्यों? अब ये बताता हूं स्टूडेंट। U तो 0 है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है और ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है। तो ब्लॉक बुलेट के लगने से पहले लास्ट में, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। और सेंटेंस क्या कहा गया था हमें, व्हाट वाज द स्पीड। अब वाज का मतलब पहले होगा या बाद का होगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं पहले का होगा, मतलब बुलेट की स्पीड क्या थी ब्लॉक से टकराने से पहले। तो वो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपसे। आगे V1 इक्वल है V2 और इक्वल V के है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बुलेट ब्लॉक में पेनिट्रेट करेगी स्टूडेंट्स, तो पेनिट्रेट करने के बाद अगर ब्लॉक मूव करता है तो सिर्फ ब्लॉक नहीं करेगा बल्कि बुलेट में उसके अंदर मौजूद है। तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम। इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, V बोल दिया। और ये भी मालूम करना पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं करेंगे तो V1 जो एक्चुअल आपका रिक्वायर्ड है वो आपके पास नहीं आ सकेगा। इसके अलावा एक और चीज है, हाइट के ब्लॉक से बुलेट टकराती है तो वो 10 सेंटीमीटर राइज कर जाता है। उसको हमने डिवाइड करा 100 से, तो आंसर आया हमारे पास 0.1 मीटर्स के बराबर। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में पहले हम डायग्राम देखते हैं। जैसे हमें कहा गया एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को सस्पेंड किया गया है एक लॉन्ग कॉर्ड से, और इसके अंदर बुलेट क्या करी जा रही है, फायर की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही कहा। तो बुलेट इसके अंदर फायर की गई। ये ब्लॉक इज एट रेस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द बुलेट है। जब बुलेट फायर की गई तो क्या हुआ, ये बुलेट इसके अंदर रुक गई, और जो ब्लॉक अपनी जगह पर था, ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे बुलेट टकराई तो ये ऊपर आ गया। कितना ऊपर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर आ गया फ्रॉम, इसका सेंटर हो गया कितना राइज हो गया, 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या V1 V2 इक्वल टू है। जैसे मैंने कहा था वो ये कैलकुलेट नहीं होगी तो हमारे पास जो हमारा रियल आंसर है वो नहीं आएगा। गौर कीजिए ये वैल्यू मिसिंग है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमें ये वैल्यू गिवन थी, तो हमने सारे वैल्यू पुट करके क्या कैलकुलेट कर लिया था, हमने V1 जो हमारा रिक्वायर्ड था V2 हमने कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अगर गौर करें डेटा में, तो डेटा में अगर ये मिसिंग है तो उसकी जगह एक वैल्यू दी गई है, वो क्या है स्टूडेंट, वो है हमारे पास हाइट। अब अगर आप गौर करें, जैसे अगर ये ब्लॉक था, इसके अंदर जैसे बुलेट हो तो ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो गौर कीजिए इस हाइट पर अटेंड की इसने, बिल्कुल अटेंड की है हाइट, लेकिन हाइट जैसे ही इसके ऊपर बुलेट का इंपैक्ट पड़ा तो ये रेस्ट में था। ये स्पीड के साथ स्टूडेंट कहां गया होगा, ऊपर की तरफ। अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि ऊपर की तरफ जाते हुए इसकी स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कम हो रही थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसकी स्पीड कम हो रही थी, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो नीचे नहीं आएगा, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करने लग जाएगा। तो स्टूडेंट ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, लेकिन इसकी हाइट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो स्टूडेंट याद कीजिए ये पेंडुलम जैसा केस है, उन्होंने कहा भी है कि पेंडुलम की तरह ही ये मूव कर रहा है, ये हाइट एच है। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर इसकी स्पीड कम हो रही है और हाइट बढ़ रही है, तो स्पीड कम होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, और हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ क्या होगा, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो जाएगा।
जितनी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी। इसी बात को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। लॉस ऑफ काइनेटिक इक्वल होगा गेन ऑफ पोटेंशियल। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, गेन होगा। स्टूडेंट अगर फॉर्मूला अप्लाई किए गए तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच होता है। आप देख सकते हैं यहाँ एम से एम में क्या कर सकता हूँ, कैंसिल। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई अगर आके डिवाइड होगा ये कैंसिल हो जाएगा। और गौर कीजिए स्टूडेंट, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई करवाया, और v कैलकुलेट करना है हमें, तो v का स्क्वायर यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो राइट साइड पर क्या आ जाएगा, राइट पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर वैल्यू पुट की जाए तो 2 अपनी जगह पर g 9.8 और हाइट हमें दी 0.1। इसको कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट आंसर निकलता है हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल आंसर स्टूडेंट्स नहीं है, दरअसल ये वो v1 या v2 की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड होगी इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्म। आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमें पता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसमें डेटा अगर देखें तो डेटा में मास था 0.05 m1, ये वेलोसिटी v1 और v2 v थी, तो मैंने यहाँ पर v प्लेस करा, और m2 मास 10 है, फिर दोबारा m1 मास 0.5, u1 कैलकुलेट करना है, छोड़ दिया, ये 10 और u2 हमारे पास 0। तो ये टर्म तो स्टूडेंट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होने जा रही है, और देखिए नेक्स्ट स्टेप में 0 होगा, और यहाँ से मैंने v को क्या कर दिया, कॉमन। जब यहाँ से v कॉमन आया तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ये एज इट इज अपनी जगह पर है, और ये मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ है। इस 0 को मैंने नेक्स्ट स्टेप में खत्म किया, इसको ऐड करके v की वैल्यू जो भी अभी हमने कैलकुलेट करी 1.4 ये कैलकुलेट कर ली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14.07। ये 0.05 राइट पर मल्टीप्लाई और लेफ्ट पर आके क्या कर देंगे, डिवाइड, और ये 1 का इसका आंसर आएगा 281.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी वेलोसिटी से बुलेट क्या कर रही थी, मूव करती हुई आ रही थी ब्लॉक की तरफ। स्टूडेंट एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी रिलेट करता है किससे, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम के टॉपिक से, लीनियर मोमेंटम के टॉपिक से। तो हम इसको भी क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास वो है न्यूमेरिकल नंबर 13, बुक पेज नंबर 95। गौर से रीड करते हैं इसको। मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स। एक मशीन गन है, बैटल फील्ड के अंदर ज्यादा यूज की जाती है स्टूडेंट। अगर आपने कभी देखा हो, जमीन के अंदर इसको लगा देते हैं या हाथ में भी पकड़ा जाता है, और पूरा बुलेट का एक चेन होती है इसके साथ, मतलब सिंगल बुलेट नहीं होती, पूरी चेन हैंग करती है, इसके अंदर नंबर ऑफ बुलेट्स होती हैं। मतलब मशीन गन फायर कर रही है 10 बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स 10 है, और कितने टाइम में, इनटू पर सेकंड इनटू अ टारगेट, जो टारगेट है उस तरफ। ईच बुलेट वेस 20 ग्राम। बुलेट का जो मास है वो कितना दिया, 20 ग्राम दिया, एंड हैड अ स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। पहले गन को पोजीशन में रखने के लिए क्या मालूम कीजिए, फोर्स मालूम कीजिए। अब स्टूडेंट अगर आपने कभी इसको फील किया हो तो मशीन का जब गन जब चलती है तो वो पूरा जो चलाने वाला आदमी होता है वो पूरा हिलता है उसके साथ, तो उसको बहुत जोर से उसको पकड़ा हुआ आता है, और बैटल फील्ड में हम इसको जमीन में भी गाड़ देते हैं, जमीन में डिगिंग करके हम इसको, ठीक है, वहां पर लगा देते हैं। तो स्टूडेंट वो फोर्स मालूम की जा रही है, जब ये मूव करेगी, रन करेगी, फायर करेगी, तो कितनी फोर्स की तरफ आते हैं। और डेटा में नंबर ऑफ बुलेट्स 10 दिए हैं हमें, मास ऑफ 1 बुलेट 20 ग्राम है, टोटल मास मालूम करेंगे कैपिटल M, तो NM दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मास आएगा 200 ग्राम, और केजी में करने के लिए मैंने 1000 से इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो 0.2 किलोग्राम।
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी क्योंकि बुलेट चलाने से पहले, ठीक है, रुकी हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी इन्होंने दी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 1500 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया, पर सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर हुई हैं। और पूछे क्या, फोर्स पूछी, नीड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो आपको याद होगा, गौर कीजिए कि यहां पर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ क्योंकि फोर्स पूछी, तो जब गन चल रही होगी तो गन फायर करने से पहले रेस्ट में थी, मोमेंटम 0 था। जैसे ही बुलेट फायर हुई तो फायर होने के बाद उनका क्या बढ़ गया, उनका मोमेंटम चेंज हुआ। और 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर हुई, 10। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई करा वो कौन सा वाला, अगर आपको याद हो, प्रूव भी किया था हमने इसको, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, फोर्स के। अब चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, आप जानते हैं, ठीक है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को क्या करेंगे, माइनस। तो मैंने यहां क्या करा, मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, मोमेंटम होता है P इज इक्वल्स टू mv। अगर आप गौर करें, मास को वेलोसिटी से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम आएगा, बहुत सीधी सी बात है। अगर फाइनल मोमेंटम है तो वेलोसिटी क्या है, फाइनल है, और इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी क्या इनिशियल है, मास चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज पुट कर दी। मास टोटल हमारे पास आया था 0.2 और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 1500 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले मास हमारे पास 0.2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 0। और जो टाइम दिया गया हमें वो कितना दिया गया, टाइम था हमारे पास कितना, 1 सेकेंड। जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 300। हम जानते हैं स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में हम वैल्यू नहीं लिखते, खासतौर पर 1, तो डिनोमिनेटर का 1 यहां से रिमूव कर देंगे। ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा 0। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास फोर्स कितनी आएगी, फिर फोर्स आएगी 300 माइनस 0, तो आंसर आएगा हमारे पास फाइनल 300। मतलब इसको होल्ड करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी, जो 1 सेकंड में 10 बुलेट फायर कर रही है मशीन गन, इसको होल्ड करने के लिए हमें जो फोर्स नेसेसरी है वो कितनी है, 300 न्यूटन की फोर्स नेसेसरी है। अब स्टूडेंट अगर इन तीनों न्यूमेरिकल्स का ओवर में देखें तो तीनों में अगर आप गौर करें तो एक बात कॉमन मिलेगी आपको, वो क्या, तीनों में कहीं ना कहीं गन और बुलेट की बात की गई है। मतलब आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया गया 11 में, उसमें भी बुलेट और गन का जिक्र किया, 12 में भी बुलेट और गन का जिक्र है क्योंकि बुलेट का जिक्र आएगा तो गन से फायर होगी, और 13 में भी किसका, बुलेट और गन का जिक्र है। मतलब ये तीनों ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो रिलेट कर रहे हैं मोमेंटम से, लेकिन उस मोमेंटम को रिलेट करा गया किससे, ठीक है, गन से और बुलेट से। पहले वाले न्यूमेरिकल में गन और बुलेट दोनों का जिक्र था 11 में, और पूछा क्या गया था स्टूडेंट, हमसे रिक्वायर्ड था कि रिकॉइल स्पीड क्या होगी, मतलब जब झटका लगता है पीछे की तरफ तो वो स्पीड कितनी होगी। दूसरे न्यूमेरिकल में हमें गन के बारे में नहीं बताया, बुलेट फायर है ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक जो है वो स्विंग करने लग गया इस पेंडुलम, तो कहा वो कितनी वेलोसिटी से ब्लॉक के अंदर घुसा था या पेनिट्रेट कर गया था, तो वो हमसे पूछा गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वो हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह 13 न्यूमेरिकल जो हमने किया, इसके अंदर उन्होंने मशीन गन की बात की, जो पर सेकंड कुछ 10 बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर कर रही है, और उनकी वेलोसिटी भी हमें दे दी गई, और कहा गया कि जब मशीन गन मूव करती है तो ये बताइए कि मूव करते हुए उसको कितनी फोर्स से होल्ड किया जाएगा। तो स्टूडेंट तीनों न्यूमेरिकल ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम से रिलेट करते थे, और उम्मीद करता हूं कि ये तीनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।